टना टन टूरी तोर बाल खुला खुला मोला तो फसाए ले रे दीवाना बनाए दे रे मोला तो फसाए ले रे दीवाना बनाए दे रे। ये शुरू का है, कोई आर्गन का नहीं है। हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे सरगुजा नाचे अलथी कलथी मादर बाजे हाय रे सरगुजा नाचे। पहली बार मैं आपके चैनल में जिक्र कर रहा हूँ। सुन ओ आमा वाली बता दे कतक दाम लाल लाल ढोठी हर मीठ कर पहचान बड़े घर के राजकुमारी नहीं है मोर पास बंगला गाड़ी तय बड़े घर के राजकुमारी नहीं है मोर पास बंगला गाड़ी मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ मोर जान। दरुहा डौका वाला गाना। मोर सजना होगे दरुहा मिट बोली लागे करुहा रोज पी के आते के बोला रे शर्म नहीं लागते। हाय रे हाय रे हाय रे सरगुजा नाचे। सरगुजी हा साड़ी ओ बिलासपुर के बाली महासमुंद के मुंदरी भिलाई के लाली जिया जान मारे टूरी हाय। नमस्कार, दिलेश देवांगा नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मौका मिला है संजय पार्क में हम मौजूद हैं और संजय पार्क में आज संजय सुरीला जी से आज भेंट वार्ता होगा। इनसे ढेर सारी बातें होंगी, इनकी निजी ज़िंदगी और संगीत का जो सफ़र रहा है उन सफ़र पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सुरों के जादूगर, सुरीली आवाज़ के मालिक, साक्षात सरस्वती विराजमान है इनके गले में, ऐसे महानतम कलाकार से आज आपको मिलवाने जा रहा हूं। संजय सुरीला जी, आपका डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आप अपने चैनल में मुझे शामिल किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की एक अनुकंपा होती है। मैं जानना चाहता हूं कि संगीत का आपके जीवन से सरोकार कब जुड़ा? देखिए, संगीत एक कुदरत का दिया हुआ अनमोल रत्न है, तोहफा है, जिसे हर किसी को नसीब नहीं होता है। उस लाइन में मैं भी खड़ा था। ईश्वर जब प्रसाद बांट रहा था तो भगवान ने मेरा भी सुना और मुझे एक अनमोल तोहफा के रूप में गायक बनाया, जिसे आप लोग सुन रहे हैं संजय सुरीला के नाम पे। और बचपन तो बहुत सारे संघर्षों से गुजरा है। इंटरेस्ट था कि म्यूजिक करता, संगीत करता, लेकिन बैकग्राउंड सपोर्ट कोई ख़ास नहीं था। इसलिए जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो साधना और कुछ चॉइस और इंटरेस्ट, लगन, मतलब पहले तो क्या होता था कि हमारे घर में साधन भी नहीं हुआ करता था। हम दूसरे के घर में जाके गाना सुनते थे, या पान दुकान में या चौराहे में, उसको सुन सुन के अपने जहन दिलो दिमाग में लाते थे और गाने की कोशिश करते थे। तो वहीं से शुरुआत हुआ। करते 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 फिर कम से कम सुर और ताल का ज्ञान हुआ कि ऐसे गाना भी गाया जाता है। कोई भी चीज़ का एक ताल होता है, सुर होता है। एक फ्लोर पे चलना एक गायक को बहुत ज़रूरी है। उसकी आवाज़ को ना आगे ना ऊपर ना नीचे। मैं उसी गायकों में से हूँ जो अपने गाने को एक लयबद्ध तरीके से गाने की कोशिश करता हूँ और उसमें लगभग सफल हुआ हूँ मैं। जब हम आपके गानों को सुनते हैं तो आपके गानों में जो मिठास होता है, आपके गानों में जो एक अलग तरह की मधुरता होती है, मैं जानना चाहता हूँ कि ये मधुरता, ये मिठास, ये खूबसूरत आवाज़ को पिरोने में, संवारने में आपकी क्या भूमिका रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। देखिए,
कोई किसी भी चीज़ को करने के लिए उसमें समझदारी होना, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और धैर्यता बहुत ज़रूरी है। आपको अगर थोड़ा नाम हो गया या आपके गाने चल गए तो आपको अपने ज़मीन से उठ के उड़ने मत लगिएगा और उसमें धैर्यता बहुत ज़रूरी है। भोलापन, सादगी, तो जिसमें सादगी भोलापन रहता है और किसी भी चीज़ को ज़्यादा उत्तेजना पूर्वक ना करके उसको आराम से किसी के सामने पेश करे, तो उसमें क्या होता है कि ईश्वर भी खुश होता है, खुद से संतुष्टि मिलता है, जो सुनने वाला हमारा गाना होता है उसको भी अच्छा लगता है। तो अपने आवाज़ को अच्छे ढंग से लोगों के सामने एक एक शब्द, एक एक क्लीन उच्चारण करके लोगों के सामने पेश करना चाहिए। पता चला कि आप गीत संगीत गाए पड़े हैं, आप क्या गा रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आया। तो मतलब समय दे के शब्दों का उच्चारण अच्छे से हो और आराम से करें। और इसमें संगीत में क्या है, साधना बहुत ज़रूरी है। साधना बोले तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपका नाम हो गया तो आप संगीत का रियाज ही छोड़ दिए। मतलब आपको रियाज भी करना है, सुबह शाम ठंडे से बचना है, तीखा नहीं खाना है और अपने आवाज़ में ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है। चिल्लाना है तो आप हारमोनियम की स्केल के साथ इसका रियाज कीजिए, चिल्लाइए। और एक आवाज़ के फ्लोर को आपका स्केल बांध के चलना चाहिए, ताकि आप किसी को बोलते हैं ए मम्मी खाना दे, ए मम्मी खाना दे, ए मम्मी खाना देना, तो भाव होता है, उस भाव उनको समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि मोला तो फंसाए ले रे दीवाना, दीवाना, ये गलत हो गया, दीवाना बनाए दे रे। क्या बात है सर। जब आपकी आवाज़ सुनते हैं तो आपकी आवाज़ में जो ठहराव है, अब इतना ठहराव, इतना पेशेंस सर नेचुरली है या आपने इजाद किया है, खुद इसको बनाया है इस ठहराव? देखिए क्या होता है कि धीरे धीरे खुद को समझना पड़ता है, क्योंकि अब एक आयु, एक उम्र के बाद आदमी मैच्योर्ड होता है, उसको हर चीज़ का ज्ञान होने लगता है। तो अब पहली का बच्चा 5वीं का तो परीक्षा दे नहीं सकता है। तो मेरे साथ वैसे ही हुआ कि भाई शुरू से तो कोई जानता नहीं था संगीत क्या है, लेकिन धीरे धीरे कभी उसका सुना, कभी वहाँ का सुना, कभी बड़े बड़े स्टार सिंगरों का सुना। और मैं बॉलीवुड के सिंगर हमारे जो शुरू से जिनको मैं मानते आया हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब, उन्हीं के गानों को फॉलो करता था। उनके गीतों में ठहराव है, आवाज़ के धनी थे वो, और बहुत सभी गानों को वो बड़े ही ठहराव के साथ गाते थे। तो शायद उन्हीं से कुछ सीख के अपने आप को उतारा मैं अपने गले में, और आज मधुरता, कोई ना कोई हर सिंगर का कोई प्रेरणादायक सिंगर होता है, मेरे भी हैं, बहुत सारे सिंगर हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा उनमें से लेके अपने आप में ढालना और उसको समझ करके उसको रखे रहना। वहीं से फिर गानों को दिमाग में आप बसा के चलिए कि वो कलाकार ऐसे गाए थे, वो कलाकार ऐसे गाए थे, तो थोड़ा थोड़ा सब से आप लीजिए और एक अलग आवाज़ बना के लोगों के सामने पेश कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बातचीत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध और ज़बरदस्त कलाकार, गायक, जिनकी आवाज़ों ने दो दशक से लगातार जादू बिखेरा है, आज भी लोग सुनते हैं। और ऐसे महान और ऐसे सुरीली आवाज़ के साथ अगर हम बैठे हों तो गानों का तो सिलसिला होना चाहिए। तो सर, इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला को आगे बढ़ाएं, कुछ हो जाए सर। क्यों ना हो, मुझे प्रकृति से प्यार है, अपने राज्य के लोकगीतों से प्यार है, लोक नृत्य से प्यार है, यहाँ के लोगों से प्यार है। हमारा छत्तीसगढ़िया सबले बड़ी, शुरू का तो वही गीत आया था, आप तो जानते हैं, लव लेटर का वो प्यारा सा गीत, जो वो भी गीत बहुत संघर्षपूर्ण गीत है। मतलब मेरे जीवन का, बचपन का वो एक यादगार पल है, जब शुरुआत होता है, बहुत सारे कंपनियों में ट्राई किया, ऑर्केस्ट्रा में ट्राई किया, कभी आवाज़ सही नहीं, तो कभी मीटर सही नहीं, तो कभी लोगों का साथ नहीं मिलता था, लेकिन भगवान ने सुना और वो गाना मैं रिकॉर्ड के लिए गया, कहाँ, नटराज कैसेट बरही कटनी। शुरू में तो गया, कंपनी वाले भी बोले कि अभी आवाज़ सही नहीं, मीटर सही नहीं है, अच्छे से गाना लेके आओ। 2-3-4 बार गया, और गरीब लड़का था, ना किराए के लिए पैसे होते थे और ना लोगों का सपोर्ट मिलता था। 2-3 बार गया, मैं कहा 4था बार जा रहा हूँ, अगर होगा तो होगा, नहीं तो
कुछ छोटा मोटा धंधा पकड़ें। तो गया, वो रिकॉर्ड किया बेमन से, तो बोले गाओ यार, इसको गाओ। और वो गाना था, टन्ना टन टूरी तोर बाल खुला खुला, मोला तो फसाए लहरे, दीवाना बनाए देहरे, मोला तो फसाए लहरे, दीवाना बनाए देहरे। अब ये वो गाना था जब कोई भी लड़की किसी लड़के को या लड़का लड़की को देख के मुस्कुराता है, पहली बार जब किसी के मन में फीलिंग्स होता है, कॉलेज में, स्कूलों में, तो उन सब फीलिंग्स को जो होता है, प्यार कैसे होता है, क्यों होता है, होने के बाद क्या होता है, इन सब चीज़ों को गीत और आवाज़ के ज़रिए लोगों तक जब पेश करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे साथ गुजर चुका है, तो लोग एडजस्ट करते हैं, फिर पसंद करते हैं। हाँ। सर, ये जो रिकॉर्डिंग के दरमियान का कुछ किस्सा आप सुना रहे थे, मैं चाहता हूं कि वो ये जो लव लेटर एल्बम का जब रिकॉर्ड हो रहा था और आपने कहा कि बेमन से उन्होंने कहा कि आप ये बेमन से बोले कि चलो इस लड़के का निकाल देते हैं, और 6 महीना के बाद उस गाने को रिलीज़ किए उन्होंने। अच्छा, रिकॉर्ड होने के बाद? हाँ, मैं बार बार फ़ोन करता था, पहले तो मोबाइल का भी नहीं था, दूसरे स्टूडियो पीछे से जाके उनको फ़ोन करता था, तो बोले ठीक है निकालूंगा। निकाले, जब ऐसा निकाले कि लोगों को 1 महीना के बाद मार्केटिंग का इसका पता चला कि जिसके मुंह में, जिसके जगह पे, परिवार पे, घर पे यही गाना सुनने के लिए मिला। हाँ, दीवाना बनाए देहरे। और उसके बाद फिर गाने का सिलसिला, फिर मुझे भी लोगों का सपोर्ट मिला, इंटरेस्ट हुआ कि ये कुछ करना चाहिए। लव लेटर का एल्बम रिलीज हुआ और इसके बाद क्या वो दौर था, मुझे अभी भी याद है। हम उस वक्त छोटे थे और क्या गली, क्या मोहल्ले, क्या शादी, क्या विवाह, मतलब हर फंक्शन में, हर गलियों में इनके गाने लव लेटर के टनाटन टूरी, मतलब तहलका मचा करके रखा था पूरे छत्तीसगढ़ में। क्या था, उस एल्बम का सारे गाने हिट थे। वो गाना पहली बार मैं आपके चैनल में जिक्र कर रहा हूँ। सुन ओ आमा वाली बता दे कतक दाम है, सुन ओ आमा वाली बता दे कतक दाम है, लाल लाल ढोटी हर मीठ कर पहचाने है। और ये गाना, मतलब मैं जिस परिस्थिति में था उस परिस्थिति के लायक उसमें गीत थे। अब जब लड़का लड़की जब प्यार करते हैं तो कोई अमीर होता है, कोई गरीब, तो उसमें एक और गाना था, जी सुनाए सर। मैं गरीब हूँ। वो क्या दर्द भरा गाना। हाँ, तो उसको भी लोग पसंद, अपने लोग ढाल लेते थे कि हाँ। सर, ये गाना एक बार सुनाइए ना। तै बड़े घर के राजकुमारी, नहीं है मोर पास बंगला गाड़ी, तै बड़े घर के राजकुमारी, नहीं है मोर पास बंगला गाड़ी, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ मोर जान। क्या बात है, क्या बात है। वो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर ये गाने सुन करके, क्योंकि इतने दिल से इन गानों को हमने सुना है और सालों तक सुना है। सर, मैं थोड़ा सा बातचीत के दरमियान लव लेटर के एल्बम की ही जिक्र चल रहा है। जब ये गाना हिट हो गया, चारों तरफ फैलने लगा, एक आपकी एक अलग पहचान हो गई, सब दीवाने हो गए, संजय सुरीला के दीवाने हो गए। आप उन एल्बम के कौन कौन से गानों के दीवाने हुए थे? देखिए, मेरे गाने में मतलब 8 गाने होते थे, 8 गाने नए नए विषय पे होते थे। अब जैसे सामाजिक कुरीति, दरुहा डौका वाला गाना, तो वो एक विषय था उसमें कि कोई भी शादी होता है, किसी का पति शराब पी के आके और रात में अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है, तो पत्नी जो है कितना सहेगी, तो उस पे आधारित ये गाना था। मोर सजना होगे दरुहा, मिट बोली लागे करुहा, रोज पी के आते के बोला रे शर्म नहीं लागते। तो 8 गाने होते। फिर छत्तीसगढ़ी शब्दों में, छत्तीसगढ़ी मतलब ट्यून पे वो वाला गाना, का जादू करे टूरी मन ला मताए, हाय रे मन ला मताए, घेरी बेरी तोर सुरता मोला सताए, हरे मोला सताए, बैहा दीवाना बना डारे, नैना के बान मारे, दीवानी मोला मोही डारे। और छत्तीसगढ़ी पेटेंट में, नागपुरी पेटेंट में था,
कि मोला दे देना दे देना दे देना वो मोरे दौना पान, तोरे दिल में मोला जगह दे देना। तो सारे गीत जो थे पहले के स्थिति परिस्थिति में जो अचानक एक मतलब लड़के और लड़का मतलब टूरा और टूरी के बीच में जो होता था, उसको हमने उसमें प्रयोग किया और सफल हुए। क्या बात है। मुझे पूरे वो लम्हे, वो पूरे मोमेंट याद आ गए जब हम छोटे उम्र में इन गानों को सुना करते थे। संजय जी, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ ये जानना आपसे कि जब ये एल्बम आ गया, धूम मचा गया पूरे छत्तीसगढ़ में, हर गली मोहल्ले, जैसे कि मैंने कहा, उसके बाद आपके जीवन में और आपके जीवन के संगीत में क्या परिवर्तन आया? जब कोई अचानक से चमत्कार होता है तो आँखों के सामने नई नई सोच, नई उमंग और कुछ करने के लिए मतलब उत्तेजना होता है कि अब क्या किया जाए। मतलब उस गाने के बाद मेरे भी जीवन में कुछ बदलाव हुआ। बहुत सारे कंपनियों का फ़ोन होने लगा और आने लगा, लोग मेरे पास आने लगे तो बोले आप हमारे लिए गाइए, हमारे लिए गाइए। तो उसके बाद मेरे को स्टेज प्रोग्राम भी मिलने लगा स्वयं का। मैं पहले दूसरे में जाता था, लेकिन अब स्वयं का मिलने लगा। फिर टीम तैयार किया, उसके बाद फिर बिजी होने लगा। फिर मेरे को लगा कि अब ये गाना चला है तो अब और कोई दूसरा गाना बनाया जाए। तो मेरा भी आर्थिक स्थिति जो है अब सुधरने लगा। सर, काफ़ी मेरे जो यंगस्टर हैं इन गानों को सुनते हैं। हम जब उस दौर में थे तो बहुत एक सपना होता था, बॉलीवुड का एक अलग रुझान था। उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आप जैसे कलाकार स्थानीय यंगस्टर को काफ़ी प्रभावित करते थे, इंस्पायर करते थे। तो अगर आप कंफर्टेबल हों तो मैं जानना चाहता हूं कि जब लव लेटर इतना सुपर डुपर हिट हुआ था, उसका पारिश्रमिक अगर उसका खुलासा करना चाहें, क्योंकि शायद आपने कभी ना किया हो, अगर कंफर्टेबल हो तो। पारिश्रमिक तो सिर्फ मुझे आने जाने का भाड़ा ही दिया गया था शुरू में। अच्छा। हाँ, बाद में जब ये गाना चला, वो म्यूजिक कंपनी मेरे को लगता है कि कम से कम उस दौर पे 50 लाख रुपया का मार्केट किया था ये। हाँ, रील के समय। हाँ, और फिर इसका रीमिक्स भी आने लगा। उसके बाद मुझे कंपनी वालों ने 50,000 रुपये का ऑफ़र किया। उसके एवज में मेरे को एक और एल्बम गाना पड़ा। हाँ, 50,000 मेरे लिए उस समय 5 लाख के बराबर था। तो मेरे पास साइकिल था और एक किस्तों में फिर मैं गाड़ी लिया है, फ्रीडम। घर में फ़ोन लगवाया ताकि लोग मेरे से कांटेक्ट कर सके। पड़ोसी के पास कितना बार मैं जाऊंगा कि मेरा फ़ोन आया कि नहीं। हाँ, तो काफ़ी चेंजिंग हुआ। और फिर स्टेज प्रोग्राम वगैरह करने लगा तो उसमें मेरे को कुछ आय शुरू हुआ। और मतलब 10-12 साल तो मैं झोपड़ी में ही रहा हूँ। लोग मेरे पास आते थे, खपड़े का घर था और जिसको झुक के जाना पड़ता था, मतलब ऊंचाई से काफ़ी नीचे। हाँ, 2-3 लोगों को तो, नए लोगों को तो लगा भी, ठक लगा। तो 10-12 साल मतलब संगीत में, मतलब 2010-12 में तो मैं घर बना पाया हूँ। जबकि सन 2001 में पहला लव लेटर टनाटन टूरी का वो गाना आया था। उसके बाद 2003-04 से फिर दूसरा गाना आना शुरू हुआ, जिया जान मारे। हाँ, जिया जान मारे आया, वो भी बहुत प्रचलित हुआ। में हम ऐसे ही घूम रहे थे, पार्क में आए थे और संजय सुरीला जी से हमारी मुलाकात हो गई और विद फैमिली में इनकी बिटिया रानी है साथ में। मेरी बहुत जिज्ञासा है पर्सनली कि जो एक कलाकार होते हैं उनके बेटों में, उनकी बिटियाओं में क्या चल रहा होता है, कैसे? तो ये संजय सुरीला की बिटिया रानी है। क्या नाम है बेटा आपका? अमृता कश्यप ना। मुझे बताइए कि आप जब पहली बार आप सुनने जानने लायक हुई, समझने लायक हुई गानों को, तो आपने जब अपने पापा का गाना सुना तो आपको कैसा लगा? पहले तो गाने की समझ नहीं थी। जी। तो बस अच्छा लगता था कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इतना अच्छा गाते हैं, इतना मतलब फेम है इनका। स्कूल में बस नाम ले लो तो फिर अपना रहता था। जब आप स्कूल में जाते सब लोग जानते थे कि आपके पापा सिंगर हैं, आप आपके पापा छत्तीसगढ़ी गाने गाते हैं, पॉपुलर हैं, तो आपको कैसा वैल्यू मिलता था? आपके क्लासमेट कैसे बिहेव करते थे? बस यही बोलते थे कि मतलब उनको मेरे पापा से मिलना है, कब मिला रही हो तुम अपने पापा से। हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि बस बड़े लोग ही गाने सुनते थे उनके, बच्चों में भी उनका बहुत ज़्यादा फेम है, मतलब वो है, क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जैसे अभी भी मेरे दोस्त हैं, अभी भी पूछते हैं कि मेरे को तुम्हारे पापा से मिलना है। लोग गांव से आते हैं। कॉलेज में अभी मैंने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही है, तो
आते हैं, पूछते हैं। जब उनको पता चला फर्स्ट टाइम कि मेरे पापा ये हैं, ये वो, तो कब मिला रही हो, कब बुला रही हो अपने घर। आप पापा का पहला गाना जो आपने बहुत अच्छे से समझा हो, क्योंकि आप बता रही थी कि जब छोटे थे तो उतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब पापा के गाने को आपने समझा तो वो कौन सा गाना था? और मैं चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ में भी थोड़ा गुनगुनाएं। मेरी आवाज़ उतनी गाना तो उनके सारे अच्छे हैं, पर एक गाना जो सबको पसंद है, जो मुझे भी पसंद है, वो हाय रे सरगुजाना। हाय रे, हाय रे, हाय रे सरगुजाना चे, अलथी कलथी मांदर बाजे, हाय रे सरगुजाना चे। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। अमृता कश्यप, ये है संजय सुरीला की बिटिया, और हमने इनसे बातें की, बहुत अच्छा लगा। और कुछ पापा के लिए बोलना चाहोगे बेटा आप? बोल दो, आज पहली बार मेरे ख्याल से आप आ रहे हो किसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। आप पापा के लिए, आपके पापा चूँकि साथ में, आपके पापा का प्यार मोहब्बत मिलता है, उस पर कुछ बोले। उनके गाने सुनिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, और जैसे पहले प्यार देते थे वैसे अभी भी दीजिए, तो अच्छा है, लगेगा सबको, पापा को भी अच्छा लगेगा। पहले की तरह उनको फेम नहीं मिलता है आजकल ज़्यादा, जैसे कि दूसरे लोगों को मिलता है। उनसे छोटे छोटे उनके बाद आए, और वो अच्छा भी नहीं गाते, मतलब गाते हैं, जानते हैं, बट पापा पापा हैं। सही है, पापा बिटिया के लिए तो मतलब हीरो से भी ऊपर सुपर हीरो होते हैं, पापा के खास होते हैं बिटिया। मैं चाहता हूं बेटा, आप जैसे पापा के लिए बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें, पापा कितना आपको सपोर्ट करते हैं आपकी अपनी लाइफ के लिए? कुल मिलाकर के पापा एज ए फादर कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। उनकी क्या खूबी आपको बहुत अच्छी लगती है? वो बहुत अच्छे से रखते हैं सबको, मतलब भेदभाव नहीं करते हैं। मतलब बेटी हूँ या बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं सबसे लाडली हूँ, कहना चाहती तीनों में। तो आप छोटी हैं बड़ी हैं? बीच वाली हूँ। अच्छा, बीच है। आपसे भाई है। अच्छा, आपसे छोटा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। तो जैसे दोस्तों, हम संजय सुरीला जी से बातचीत कर ही रहे हैं, और अब बिटिया रानी से बात हो गई, फिर से इनसे चर्चा करेंगे। बात चल रही थी जिया जान मारे। कितने जिया को आपने अपनी आवाज़ से मारा था, यानी कि कितना आप प्रभावित किए थे? अब मैं भी उस समय मतलब शादी शायद हाँ हो गया था, तो आदमी बचपन का फीलिंग्स को जब अपने शब्दों के माध्यम से लोगों तक शेयर करता है, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं कुछ जज्बा या कुछ ना कुछ फीलिंग्स रहता है, उसको शब्दों के ज़रिए अपनी आवाज़ पर निकालता है, तो वो फिट बैठता है। तो आज भी वही है, आप काल्पनिक चीज़ को कब तक परोसोगे? सच्ची घटनाओं पे जो आपके साथ हुआ हो और हो रहा हो या कहीं पर हो रहा, उसको आप फ्रेम बना के लोगों के सामने गीत और संगीत का फ्रेम डालेंगे तो वो गाना चलता है। तो जैसे उसमें जिया जान मारे, तो उसमें शब्द थे, और फैशन वाले लोग फैशन बनाते हैं, तो कौन सी फैशन वाली लड़की को देख के किसी के दिल में ऐसा क्या कटार या छुरी लगा है, तो वही गाना था। सरगुजिहा साड़ी ओ बिलासपुर के बाली, महासमुंद के मुंदरी भिलाई के लाली, जिया जान मारे टूरी हाय रे फैशन वाली। इस गीत में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों का नाम है, और जब जिलों का नाम आता है तो वहाँ के लोग भी उस गीत में इंटरेस्ट रखते हैं और चल सुनते हैं, और ये गाना भी सुपर हिट डुपर हिट रहा है। इसके भी बहुत सारे गीत हैं। संजय सर, बातें चल रही थी जिया जान मारे की, और जिया जान मारे के गानों ने भी खूब धूम मचाया था। कोई ऐसा गाना उसमें से जो आपको सबसे यूनिक लगा था? हालांकि जिया जान मारे तो ये टाइटल सॉन्ग भी काफ़ी हिट रहा था, तो जिया जान मारे का पहले तो एक गाना सुना दीजिए सर। जिया जान मारे का एक टॉपिक सुना है मैं, टाइटल सॉन्ग। उसके बाद उसमें और भी बहुत सारे गीत थे। 1 बजे ना, 2 बजे ना, 3 बजे आ जाबे, हे वो मोर फूल कैना, तोर से मोला माया लागे। ये जो हाय रे सरगुजा नाचे जो गीत था, हाय रे सरगुजा नाचे, कर्मा कुहू की गावो मांदर के ताल में, ये सब जो गीत है अपने राज्य के कल्चर को लाता है। आज मैं डीडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मन के सामने आवत हूँ, और मैं आप मन से गुजारिश प्रार्थना करत हूँ कि देखो भाई, जो अपन संस्कृति के पहचान, अपन लोकगीत के पहचान ला सरल और अक्षर अच्छे माध्यम से
आप मन के सामने पेश करे, बोला आप मन हमेशा मतलब बोला सुनो, देखो, जानो, और जो गाना ला आप मन अपन परिवार मन के बीच में बैठ के सुन सकत हो, देख सकत हो, बोला, देखो, जानो। हमर छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा बहुत ही महान है और यहाँ पर अश्लीलता के कोई भी मतलब जगह नहीं है। तो आप मन से विनती है कि जब हमन मन कुछ प्रयोग करे के कोशिश करथन तो अगर अच्छा लगे तो आप मन भी वाला समर्थन करो। काबर कि देखो ना, बिहार के गाना, उड़ीसा के गाना, मद्रास साउथ के गाना, बम्बई के गाना मन मतलब बीट रिमिक्स निकालते तो मन सपोर्ट करते, चलते पूरा दुनिया। तो आप मन से विनती ये है कि आप मन भी हमारे छत्तीसगढ़ी के गाना ला अन्य राज्य में भेजो, शेयर करो फेसबुक में, व्हाट्सएप में कि फलाना के गाना है, ये गाना आए हैं, बड़ा अच्छा लगत है, तो हमार संस्कृति के पहचान मिल। ऐसे आप मन के बहुत सारा ये एहसान है, आप मन बहुत उपकार करे है संजय सुरीला के ऊपर। कर्मा कुहकी गाना आप मन के सामने में जब लेके आए तो आप मन बहुत बड़ मया, हर स्कूल में, कॉलेज में, फंक्शन में, सब जगह वो गाना हर बजे है। तो आप मन ला अच्छा लगे। हमन मन के अभी और जत का गाना निकले वाला है या निकलत है या निकल गए है, उमन ला भी आप मन यूट्यूब में सर्च लगा के देखो, सुनो, सब में वही बारीकी है। संजय सुरीला जी के गाने जितने भी गाने हैं उसमें एक अलग मधुरता है, रस भरा रहता है। मैं संजय जी चाहता हूं कि रसीली वो रसीली का एक गीत तो हो जाए। मैंने भी अपने गाने में विजय सिंह दमाली जी के गीत और मेरी आवाज़ जब दोनों का कंबाइन हुआ तो ये गाना बना। रसीली रसीली का एल्बम का वो गाना था, रसीली ये रसीली, रसीली ये रसीली, रसीली रसीली बीड़ा पान, मोला फसाई डारे, दीवाना बनाई डारे, हाय रे तोर गाना मैं भूल रहा हूँ, बहुत पुराना गाना है। हाय रे तोर चेहरा लोभ लोभान, हाय रे तोर चेहरा लोभ लोभान, ये गाना। आपसे बहुत सारी बातें हो रही हैं संगीत के बारे में, अलग अलग विषय, अलग अलग एल्बम के बारे में। अब मैं जो जानना चाहता हूँ आपसे वो ये कि इतना एल्बम हिट हो गए, एक के बाद एक एल्बम आ रहे थे, अलग अलग कंपनी आपसे कांटेक्ट कर रहे थे, आपको गाने के लिए ऑफ़र कर रहे थे। इन सारे कामयाबी के पीछे की जो मेहनत है वो मैं जानना चाहूँगा, और किन किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है ये भी जानना चाहूँगा। देखिए, किसी एक आदमी को तो आप श्रेय नहीं दे सकते, इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है। जिस तरह मुझ में ठहराव है, एक भोलापन है, एक मतलब जैसे मैं समझदार हो के समझदारी टाइप का बात, तो माँ बाप से ही इसका मतलब, माता पिता के संस्कार जो है वो अपने औलाद में आता है। तो जो समझ ले कि उनका आशीर्वाद था और सहयोग भी रहा है, सपोर्ट भी रहा है, और उनके पास क्या था लेकिन वो अपने आशीर्वाद से मुझे जो शोहरत दिलाए है। गरीब वो भी थे, हम भी गरीब थे, क्या दे सकते थे। पिताजी काम करते थे दूसरे के यहाँ। कहते हैं संजय जी कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, हट के करना चाहते हैं, क्योंकि जब गरीब हम जैसे गरीब परिवार से होते हैं ना, तो 2 वक्त की रोटी का फिक्र ज़्यादा होता है कि आपको कुछ किसी तरह से 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करो, घर चलाने के लिए प्रबंध करो। ऐसे में अगर आप अलग फील्ड, एक संगीत के क्षेत्र में जाना चाह रहे थे, तो इनमें माता पिता का सहयोग और योगदान की बहुत, कितना माता पिता आपके सपोर्ट करते थे? सपोर्ट तो वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई वो सोचते थे कि इसमें कहीं मतलब मैं टाइम तो नहीं गंवा रहा हूँ, टाइम पास तो नहीं हो रहा, कहीं काम करो जाके किसी के यहाँ, तो 2 पैसा आएगा तो घर चलेगा। लेकिन मैं काम भी करता था, लेकिन बाद में कि चोरी छुपे किसी दूसरे के यहाँ मैं जाता भी था। कुछ लोग सीख रहे थे तो मैं दूर से खड़ा होकर सुनता था कि क्या होता है संगीत, या कोई अपने ऑर्केस्ट्रा टीम के लिए जब रियाज उनका जब चलता था प्रैक्टिस, तो मैं भी सुनता था। तो कुछ लोग थे जो बोले यार रोज़ आते हो, चलो आज से हमारा टीम पे चलो और सामान उठाने का काम करना। मैं कहा चलिए, इंटरेस्ट भी था तो मैं चला गया। उन लोगों का जो ऑर्केस्ट्रा का जो सामान होता था, जाज, ढोलक, तबला वगैरह गाड़ी में लोड करना, उतारना मेरा काम था। लगभग 2 साल में ऐसे ही किया। तीसरे साल से मुझे गाना वाना देना शुरू किए थे कि अब तुम गाओ। ऑर्केस्ट्रा का सिलसिला था, तो जैसे शादी ब्याह वगैरह में बुलाते थे तो मैं भी गाता था। तो वो रफ़ी साहब का मैं फ़ैन था। मैं बोला सर मेरे को भी एक आध गाना गवाइए ना, तो गवाए। बोले तो
वो गाना गाया था मैं। पहले मोहम्मद रफ़ी का तो गाता था, आने से उसके आए बाहर। फिर सोनू निगम जी का भी फैन था, उनका वो गाना था मैं हाँ फिल्म परदेश का वो, ये गाना आप 2 लाइन सुना रहा हूँ। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने, ठीक है। क्या बात है। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसके गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। क्या बात है सर, मज़ा आ गया कि बातचीत कितना रोचक हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ संजय जी, जैसे आपको तो लोगों ने गाते देखा है, स्टेज परफॉर्मेंस करते देखा है, लेकिन गानों के सिलसिला शुरू होने से पहले संजय सुरीला ने संघर्ष के दिनों में और कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन सा काम किया है, मेहनत किया है पैसों के लिए, घर चलाने के लिए? मैं बहुत सारे फील्ड में काम किया हूँ। जैसे मुझे राइटिंग का भी शौक़ था। जो किलोमीटर जो पत्थर होता था, जैसे यहाँ से बलरामपुर 13 किलोमीटर, तो वो सब मैं लिखा हूँ मैं। हाँ उसके बाद फिर किराना दुकान वगैरह होता है, उसमें काम किया हूँ, कपड़े दुकान में काम किया हूँ, और खुद का सब्जी भी बेचा हूँ मैं खरीद के। ऐसे भी हाँ बात है। चलाने के लिए सब्जी वगैरह भी बेचता था। शायद कम लोगों को मालूम होगा कि संजय सुरीला जी ने ये सब भी किया है। और भगवान से ये संघर्ष, और ऐसे कामयाबी नहीं मिलता। मिट्टी तेल बेचा हूँ मैं। हाँ मिट्टी तेल जो रिक्शा हॉकर से था, घुमा घुमा के चला के बेचा हूँ। ऑटो भी चलाया हूँ मैं। क्या बात है। हाँ और ये सब काम करके फिर टाइम मिलता था तो संगीत के लिए भी चला जाता, शाम को 8-9 बजे। इन बहुत सारे कामों में सबसे ज़्यादा कौन से काम को मिस करते हैं, जो आपको लगता था कि यार ये काम जो हम करते थे इसमें मज़ा आता था, हालांकि आपका जो रुचि तो था संगीत? मैं बाज़ार भी जाया करता था। बाज़ार में जैसे सब्जी का काम, ऑटो का भी काम था, मैं चलाता था। जब पैसा जमा हुआ तो मैं इसका भी काम, ये तो मतलब गीत संगीत से पहले का काम था। काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, करने के लिए लगन चाहिए और उसके लिए पूंजी भी चाहिए। पूंजी था नहीं कहाँ से सर कहते हैं ना, जब जिनको संगीत से मोहब्बत होता है उनको मोहब्बत प्यार से नाता बहुत होता है। मैं थोड़ा पारिवारिक सवाल करता हूँ, जैसे आपकी शादी हुई, ससुराल आपका जशपुर है, तो ये एक अरेंज मैरिज था या फिर मोहब्बत का? अरेंज मैरिज था और माता पिता के स्वीकृति से शादी हुई थी। और मेरी पत्नी भी मतलब यूँ कहे कि मतलब सभी के किस्मत से कुछ ना कुछ होता है, तो उनके अभी आगमन से मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन बदलाव हुआ। और या कहिए कि वो लक्ष्मी आई तो शायद लक्ष्मी भी बरसने लगा। हाँ तो भाई हर पत्नी अपने पति के लिए तो यही सोचता है कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, और मेरा पति के पास पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, तो सच्चे दिल से सोच लेने से तो आदमी का विश जो है पूरा होता है। तो वो सोची तो हम दोनों का पूरा हुआ। आपकी अर्धांगिनी का आपके इतने सालों, इतने अरसों से संगीत के क्षेत्र में काम करने में उनका कितना योगदान रहा है और क्या क्या योगदान रहा है? योगदान तो भाई बहुत सारा है। जब टीम में वर्क चलता है तो बहुत सारे कलाकार आते हैं, मतलब उनको भोजन देना, हमको भी टाइम से भोजन देना, और बच्चों को संभालना, हर कलाकार को समय पर भोजन दे के उनको स्टेज प्रोग्राम तक पहुंचाना है। उन चाय से लेके पानी से बिस्तर, मतलब सब कुछ लगा हुआ कि ताकि वो उनको, जैसे मेरे मतलब पति को जो शोहरत मिल रहा है या आराम सुविधा है, तो उनके साथ जुड़े हुए कलाकारों को भी वो आराम, वो सुकून मिले हमारे घर में आके। सर जब आपके एल्बम चल रहे थे, जिया जान मारे, लव लेटर, सरगुजियाना चल रहे थे, मत बोलिए, चलता है। जी 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 माफ़ी चाहूँगा मैं जी, अभी भी चलता है सर। बहुत चैनल में आपके माध्यम से ही बोल रहा हूँ, मेरा खुद का भी संजय सुरीला ऑफिशियल चैनल है। मैं समय नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मेरा चैनल थोड़ा पीछे रहता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है। और वो जिया जान मारे रसीली रसीली वो कटक का रिकॉर्डिंग का है, कटक उड़ीसा का, और यहाँ पर वो सिस्टम है नहीं। तो इसके लिए मेरे को गाने का इच्छा नहीं होता कि भाई हम, भगवान ने मुझे जो कला और जो दिया है नजराना, उस आवाज़ को अगर अच्छे ढंग से स्टूडियो में अगर ना गाया जाए तो मज़ा नहीं आ पाता। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपके दौर में जब आप लोग गाना गा रहे थे, चाहे मान लीजिए पंडित लल्लू राजा जी थे या अन्य,
आपके कंपटीशन में आपको किनको मान रहे थे, और ऐसा एक चल रहा था कि एक कंपटीशन है और हमें बेहतर से बेहतर एल्बम देना है, अच्छे लिरिक्स आने चाहिए, गाने अच्छे लिखने हैं, म्यूजिक अच्छा होना है। पहले क्या होता था ना दिनेश जी की गिने चुने कलाकार थे, और दिलीप सड़ंगी जी थे, हाँ। नीलकमल वैष्णव जी थे, लक्ष्मी नारायण पांडे जी थे, और केदार कश्यप जी थे। केदार कश्यप जी लोग का कार्यक्रम मैं देखा हूँ, और कुछ उन्हीं लोग से सीखा हूँ मैं। मतलब छत्तीसगढ़ी का स्वरूप मतलब कैसे पेश किया जाता है मंचों में। तो ताम्रकार जी थे, कुलेश्वर ताम्रकार जी, मतलब उनसे आप मतलब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन एक कंपटीटर के रूप में आप अपने आप को पहले सर्वोच्च मानिए कि मैं हूँ, अपने कला पे विश्वास रखिए। जब एक दूसरे के एल्बम हिट होते थे, ज़्यादा पॉपुलर हो गए या ज़्यादा डिमांड हो गया, तो ऐसे में आप लोग जलसी रखते थे, कैसे संबंध होते थे उस जमाने से के बात कलाकार? था कि जेलसी तो नहीं, लेकिन उससे प्रेरणा ये मिलता था कि अब मेरे को उससे अच्छा कुछ करके दिखाना है। तो इस प्रतिस्पर्धा में क्या होता था कि हम आगे आते थे। मतलब ऐसा नहीं कि अब एक गाना हिट हुआ अब फिर सुस्त पड़ गए, लेकिन सामने वाला का भी गाना आता था और अब हमको इससे अच्छा बनाता था, बनाना है गाना। तो इसमें इस कंपटीशन में क्या होता था कि हम लोग और चमकते थे। उस दौर में जब आप गाना गा रहे थे, उसमें बहुत सारे कलाकार थे, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर थे। आपके गाने तो सुन लिए, आपको उस ज़माने के आपके साथी जो कलाकार थे, गायक थे, जो छत्तीसगढ़ी गायक थे, उनमें से कौन कौन अच्छे लगते थे और उनका कौन कौन सा गाना अच्छा लगता था, और वो गाने भी अगर आप अपनी सुरीली आवाज़ में सुनाएं? वो गाने पुराने गाने के मैं एक तो हमारे बड़े भैया दिलीप सड़ंगी जी, और एक गाना और किन्होंने गाया था, तय बिलासपुरी, है ना। तय बिलासपुरी और मैं हो रायगढ़िया, तोर मोर जोड़ी बन्ही सब ले बढ़िया। तो ये सब हम लोग टोन सीखे हैं पुराने गायक, और गायकी सीखे हैं हमारे बॉलीवुड। और हमारे एक आकाशवाणी अंबिकापुर में जवाहर जहाँ सर रहते थे, उनसे प्रार्थना का रिक्वेस्ट करके उनसे सीखने हम लोग जाते थे सीखने। तो 2-3-4 महीना सीखा, 4-5 रागों का जानकारी हुआ, फिर उनका बदली हो गया तो चल दिया। अगर काश में उनसे कम से कम 2-3 साल सीखा रहता तो आज मैं भी क्लासिकल क्षेत्र में आगे रहता, मतलब गाता। आज आप क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ी संगीत में, छत्तीसगढ़ी की गीतों में? देखिए यहाँ के कुछ मतलब हैं जो संगीत छत्तीसगढ़ के संगीत को सिमट के रखना चाहते हैं। मतलब आप उसमें रीमिक डालना चाहते हैं तो वहाँ कुछ हैं हमारे ऐसे संगीत छत्तीसगढ़ में जो रोकते हैं कि पहनावा ओढ़ावा, बॉलीवुड के दृश्य को वो खुद घर में बैठ के देख सकते हैं। और जब कोई ज़्यादा छत्तीसगढ़ी गीतों में अगर कोई पोशाक ऐसा हो गया तो लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए छत्तीसगढ़ी को भी कि हम ऐसा कर सकते हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं उस वक्त नहीं थी, लेकिन अब जो वर्तमान सरकार है वो चाहती है यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के एक अलग जगह, एक अलग प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कलाकारों को। सरकार से क्या अपेक्षाएं आप जैसे कलाकार रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, और उन उम्मीदों पर अब तक की सरकारें कितनी सफल रही हैं, कितना सहयोग आप जैसे कलाकारों को दे? सरकार के पास कलाकारों के लिए बजट तो होना चाहिए, क्योंकि आप जब संस्कृति विभाग चला रहे हैं तो उसमें बजट होना चाहिए। आप निःशुल्क कार्यक्रम दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो जब निःशुल्क कार्यक्रम दे रहे हैं तो हमारा जो नकदी का जो कार्यक्रम आता है वो जा रहा है, तो आप भुगतान भी शीघ्रता से नहीं कर रहे हैं। भुगतान भी तो आपको समय से कर देना चाहिए ना। तो या तो आप इसको बंद कर दीजिए। कितना लगता है वक्त भुगतान करने में, जब सरकारी कार्यक्रमों के लिए अगर आप लोग किसी का तो 6 महीना, किसी का साल, किसी का 3 महीना ऐसे लगता है। और कलाकार जो हमसे जो सहयोगी कलाकार हैं वो कार्यक्रम ख़त्म होने के दौरान तुरंत वो हमसे लेते हैं भुगतान। तो हमारे पास बजट रहेगा तो ही तो दे पाएंगे ना। और हमको कैश कार्यक्रम के लिए इसलिए नहीं हो पाता है कि आप निःशुल्क कार्यक्रम दे रहे हैं उनको, तो कैसे होगा? भुगतान कीजिए आप जल्दी जल्दी, तो हम
आपका मैं बता रहा हूँ कि इस वर्ष में 30 से 40 कार्यक्रम दिसंबर का जो हमारे सतनामी भाइयों का होता है कार्यक्रम गुरु घासीदास जयंती में, वो हमको वो दे रहे थे। तो चूँकि हमारे पास भुगतान नहीं था, अभी नवरात्रि का कार्यक्रम किए थे, वो भुगतान नहीं हो पाया, तो हम कहाँ से लाएंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने हो गए, चाहे पंजाबी गाने हो गए, बॉलीवुड के गाने हो गए, ये सब धूम मचाते हैं देश भर के कोने कोने में। हमारे छत्तीसगढ़ के गाने जो होते हैं वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही सिमट के रह जाते हैं। जो पॉपुलैरिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। आपकी नज़र में क्या लगता है, संगीत का दोष है या लिरिक्स का दोष है या गायकी का? नहीं, हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो सीमित है, और यहाँ के जो गाने हैं यहाँ के लोग तो समझते हैं। अदर राज्यों में थोड़ा शब्दों का जो चयन है वो नहीं समझ पाते, जैसे हम उड़ीसा के गानों को नहीं समझ पाएंगे छत्तीसगढ़ वाले। भोजपुरी गानों को लोग आसानी से समझते क्योंकि वो हिंदी और ब्रजवासी भाषा से ओतप्रोत रहता है, तो लोग समझ जाते हैं। छत्तीसगढ़ी भी लगभग वही है, जैसे तेरा तोर, मेरा मोर, जाबे का जाना है क्या, तो ये बस वही फ़र्क है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। तो और राज्यों के लोगों से मेरा मतलब प्रार्थना है, विनती है कि हमारे भाषा में कोई ज़्यादा मतलब कठिनता नहीं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैं तोर से माया करता हूँ, मैं तोर से प्यार करता हूँ, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, बस बात तो ही आप तो आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए अभी तक तो विभिन्न राज्यों में चला नहीं है, मतलब लोग समझते हैं, समझिए। और यहाँ के गाने भी बहुत अच्छे हैं, धुन भी है। आप बोलेंगे, आप कमेंट्स के माध्यम से हमको बताइए, रिमिक्स करके हम बताएंगे। हम यहाँ नहीं तो कहीं और रिकॉर्डिंग करेंगे। हमारे पास अच्छे संगीतकार भी हैं, गीतकार हैं, आवाज़ गायक भी हैं। भगवान ने हमें कूट कूट के हुनर दिया है। आप उस सरगुजा नाचे वाले गाने में सुने होंगे जो आवाज़, कोयल, बकरी, बकरा, चिड़िया सब मैं ही निकाला हूँ। अच्छा, हाँ, कुकु ये शुरू का है, कोई आर्गन का नहीं है। हाय रे, हाय हाय, ये कोयल का है। क्या बात है। और जिसमें गाना पे जब किसान भाई लोग नांगर जोतते हैं उस समय आता है गाय, बकरी भी बगल में है। और आपको मैं ये पार्क में हूँ तो हाथी भी उसमें मैं निकाल। चिड़िया की आवाज़ भी हो जाए सर। कोयल, क्या बोल, मोर। ये और कोयल की सर? हाय रे, हाय रे, हाय रे सरगुजा नाचे, अलथी कलथी मादर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। कौन गांव के करम डार, कहाँ कर मदरिया, जसपुर के करम डार, कोरिया के मंदरिया, सिकरी जोराए के संग नाचा थे जहुरिया। हाय रे, देखिए गाने में क्या है, अंदर से सांस लेके, प्रेशर के साथ आप चिल्लाते भी हो लेकिन दबा के, पंपिंग। हे मैं रफ़ी साहब का गाता था, उनका फैन हूँ मैं, रफ़ी साहब के बहुत। रफ़ी साहब के गाने हो जाए। हाँ, जैसे चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मतलब रफ़ी साहब से संबंधित जो भी आवाज़ थे, मैं मनाता था कि भगवान जितने भी गायक हैं सबके आवाज़ में मेरे को डाल दे, मैं जिसका भी गाना गाऊं उसका आवाज़ मिले। तो मोहम्मद अजीज़ का भी फॉलो करता था। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। श्रोतागण हैं, उनसे आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या दिल की बात, क्या मन की बात? मैं डीडी चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहले इस चैनल को तो बहुत सारा बधाई दूंगा, और कि नए नए कलाकारों को खोज के ढूंढ के आपके सामने पेश कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि भाई जो उभरे हुए सिंगर हैं उनको भी लीजिए, जो अभी
आ रहे हैं नए, उनको भी लीजिए। और नए सिंगरों को, नए युवाओं को मैं ये कहूँगा कि भाई अपने कल्चर, अपने संस्कृति के साथ साथ अपने स्वभाव को भी आप लोगों के सामने पेश कीजिए, क्योंकि इन कलाकार से तो होता है, उसमें इंसान भी अच्छा होना चाहिए, तब तो लोग आपको आकलन लगाएंगे ना। आपके शब्दों में, आपके गायकी में, अपने कला पे लोग को विश्वास होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा कल किसी और का होगा। तो मेरे से भी मेरा धरोहर कोई छीन नहीं सकता है, बल्कि मैं अगर उसको रियाज करूँगा तो वो टिका रहेगा। जिस तरह मैं चढ़ा हूँ वैसे उतरूँगा भी धीरे धीरे। एक व्यक्ति तो मैं नहीं उतर पाऊँगा अभी। वही ताकत है, वही, हाँ, वही दोस्त। आज भी मैं रियाज करता हूँ, तो आज भी मैं 6-6 घंटा मतलब 3 घंटा तो एक बार मैं चढ़ता हूँ, तो एक बार मैं 3 घंटा किसी को चढ़ने नहीं देता हूँ। मैं एक बार प्रोग्राम करके मंचों में आता हूँ। तो वही है, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं लोक संस्कृति, लोक कला और अपना एक इंसान आप अच्छा बनो, अच्छा मीटर पे गाना गाओ। और मैं सुनने वाले से भी मैं तो गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा हमको छूट दिया जाए कि हम भी अपने छत्तीसगढ़ के संगीत को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे अच्छे शब्दों में। थोड़ा सा अगर कहीं पर अगर आता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही सुरीली और बहुत ही मधुर आवाज़ों में आपने हमसे बातचीत की, इतना वक्त दिया। हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक, ज़बरदस्त कलाकार, सरगुजा की शान, आन बान शान और एक अलग पहचान दिलाने वाले संजय सुरीला जी। तो इनसे की गई भेंट वार्ता, इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके अपनों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। अब इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद इस चैनल के लिए बनाए रखिएगा। अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।